गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज डेट है 11 सितंबर। तो आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा 21 डेज़ का चैलेंज हमने स्टार्ट किया है, किसके द्वारा किया गया है? स्टडी स्मार्ट आर्मी के द्वारा। आप लोगों के द्वारा ये चीज़ फॉलो किया जा रहा है, जिसमें 99% पीपुल फेल हो जा रहे हैं, बट 1% पीपुल उसमें फॉलो करने में सफल होते हैं। तो वो कौन होंगे? हमारे स्टडी स्मार्ट के आर्मी। ओके, आपके पास ये सामने 5 टास्क है, आपको सब फॉलो करना है और खुद को एक नंबर देना है। पहला टास्क कंप्लीट करके 1 नंबर, दूसरा करके 1 नंबर। ऐसे आपको जितने भी आप टास्क एक दिन में फॉलो कर ले रहे हो, आप खुद को नंबर दोगे 5 में से, और जितना भी आपको मिलेगा वो नंबर आप उसको कमेंट करोगे। और ऐसे आप 21 डेज तक फॉलो कर लोगे तो फिर आप श्योर शॉट है कि आप एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर लेकर के आओगे। ओके, और अगर ईमानदारी के साथ अगर इसको फॉलो करोगे तो फिर आपको कोई रोक भी नहीं सकता। ईमानदारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। प्यारा सा लाइन जो कोटेशन होता है हमारा डेली का, जो हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की उम्र, तजर्बा और शैक्षिक योग्यता जो भी हो, उनकी मांग हर जगह होती है। दोस्तों, आप लोग जब तैयारी करते हो, पढ़ाई करते हो या फिर कहीं भी किसी भी फील्ड में मेहनत करते हो और आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप उदास हो जाते हो, हताश हो जाते हो कि मतलब मैं जिस चीज़ में लगा हुआ था वो चीज़ हुआ नहीं। बट बिलीव मी, क्योंकि आप उसमें अपना समय दे रहे हो, आपका एक उम्र उसमें लग रहा है, आपका एक धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, यानी कि तजुर्बा बढ़ रहा है, और आप जो भी चीज़ें सीख रहे हो वो आपको लग रहा है कि डायरेक्ट नहीं कहीं यूज हो रहा है, बट वो आपके माइंड में इनडायरेक्ट कहीं न कहीं वो सेट होता जाता है, जो आपके हैबिट में, बातों में नज़र आता है। तो इसीलिए आप जब भी मेहनत करो तो ये चीज़ नोटिस करो कि आप में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। और अगर आप जिस फील्ड में मेहनत कर रहे हो वहाँ पे अगर आप सफल नहीं हो रहे हो तो भी इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ईमानदारी से कहीं भी मेहनत से लगे हुए हो तो फिर अगर उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं वो आपके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट कर रही है, जो आपको अंततः कहीं ना कहीं ज़रूर लाभ पहुंचाएगी। तो इसीलिए आप रिजल्ट के बारे में ज़्यादा न सोचते हुए आप प्रेजेंट टाइम में जहाँ भी रहो वहाँ पे मेहनत करो, अपने जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो। बस आपके हाथ में जो है बस वही है, क्या? प्रोसेस। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। तो रिजल्ट के बारे में मत सोचो, प्रोसेस में लगे रहो, उसमें आपकी उम्र लगेगी, तजुर्बा लगेगा और शैक्षिक योग्यता भी आपका बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें मिलकर के आपको फाइनली पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदद करेगी। ओके, तो बिल्कुल मन से लगे रहना है, प्रोसेस पे बस ध्यान देना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न का। पहला आज क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 9 और 10 सितंबर 2024 को कहाँ राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन चिंतन शिविर आयोजित किया था, ये आपको बताना है। कौन सा शिविर है ये? चिंतन शिविर है। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर इसमें से क्या है? सही उत्तर है ए, आगरा। आगरा में हुआ है आयोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगरा में बहुत ही रेयर कुछ होता है तो ध्यान रखिएगा, आगरा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। आगरा में क्या हुआ है? चिंतन शिविर। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? मुंबई समाचार की डॉक्यूमेंट्री 200 नॉट आउट का विमोचन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? इंपॉर्टेंट है, बताना है आपको। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पे डी, अमित शाह, यानी कि हमारे गृह मंत्री जी के द्वारा ये किया गया है इसका विमोचन। किसका? डॉक्यूमेंट्री जो है 200 नॉट आउट का। कहाँ पे? मुंबई में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्या है? हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? किस समिति की बात हो रही है? संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये आपको बताना है। तो सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है इसमें से? सी, अमित शाह जी। यहाँ पे भी अमित शाह जी को ही सर्वसम्मति से क्या बनाया गया है? संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? किसकी बात हो रही है दोस्तों? देखिए, नागरिक उड्डयन पर क्या बात हो रहा है? दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो हो रहा है उसकी मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा, ये आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से? अपना प्यारा भारत। भारत के द्वारा मेजबानी किया जाएगा दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की। ओके, इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं एम्स, उसका फुल फॉर्म दोस्तों हिंदी में यही है, देख लीजिए एक बार। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स का ये फुल फॉर्म है।
एम्स ने कहाँ एक तंबाकू निवारण क्लिनिक TCC का उद्घाटन किया है? सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से? देखिए दोस्तों, सी नई दिल्ली। कहाँ पे? नई दिल्ली में शुरू किया गया है एम्स के द्वारा एक तंबाकू निवारण क्लिनिक। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? 54वीं GST काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर GST दर घटाकर कितना कर दिया गया है? किसकी बात हो रही है दोस्तों? GST काउंसिल की बात हो रही है। इसने क्या किया है, जो कैंसर की जो दवाएं होती हैं उन पे जो GST लगता है उसको कम किया गया है। तो कितना किया गया है घटा करके, ये आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर इसमें से क्या है? ए 5%। पहले कितना था? पहले था 12%, अब घटा के कर दिया गया है कितना? 5%। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कैंसर की दवाओं पे। इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और जानना है कि देखिए दोस्तों, जो नमकीन और स्वादिष्ट जो खाद्य पदार्थ है उन पे जो टैक्स लगता था, ओके, उसको भी कम किया गया है। कितना किया गया है? 18% पहले था, इसको घटा करके अब कर दिया गया है 12%। किस पे? जो भी नमकीन व स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ हैं उन पे। ओके, तो ये भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया है? किसकी बात हो रही है? प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। इंपॉर्टेंट है, सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर दोस्तों बी राजीव रंजन सिंह जी। किसके द्वारा किया गया है? राजीव रंजन सिंह जी के द्वारा। ये कौन है दोस्तों? ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं ये? भारत के ये मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री हैं। कौन मंत्री हैं ये? मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री। कौन? राजीव रंजन सिंह जी। तो इन्हीं के द्वारा किया गया है शुभारंभ। कौन सा योजना? प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है? बताना है आपको। जो जब समाप्ति होता है तो उसमें फ्लैग लेकर के आगे आगे चलते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ध्वजवाहक। तो भारतीय ध्वजवाहक कौन बने हैं? पेरिस पैरालंपिक की बात हो रही है। सामने आपके ऑप्शन है, तो कौन बने इनमें से? दोस्तों बी हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। इन दोनों लोग के द्वारा ध्वज लेकर के आगे चला गया है किसमें? पेरिस पैरालंपिक की जो समाप्ति होती है, समापन समारोह। ओके, तो यहाँ पे इन लोगों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। हरविंदर सिंह ये कौन है? ये दोस्तों तीरंदाजी में थे। किसमें? तीरंदाजी से इनका संबंध है। इसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता है? ये जीते हैं दोस्तों स्वर्ण, यानी कि गोल्ड। कौन? हरविंदर सिंह जी। तीरंदाजी इनका मतलब संबंध है गेम से, वहाँ पे ये जीते हैं क्या? स्वर्ण पदक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। और दूसरा प्रीति पाल। प्रीति पाल जी क्या है? ये है दोस्तों धाविका, मतलब रेस दौड़ने में है ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या मतलब अचीव किया है? देखिए दोस्तों, ये पहली ऐसी महिला हुई हैं पैरालंपिक में, पहली ऐसी महिला जो 2 पदक जीती हैं। प्रीति पाल जी किसमें? रनिंग में। और ये 2 पदक जीतने वाली पैरालंपिक में पहली महिला हुई हैं। कौन कौन सा? देखिए, पहला तो इनका मेडल है 100 मीटर के रेस में, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है 200 मीटर के रेस में। और इन दोनों में कौन सा पदक है? कांस्य है। दोनों में कांस्य पदक इन्होंने जीता है, 100 मीटर में और 200 मीटर में, यानी कि ब्रोंज। ये ऐसी पहली महिला हो गई हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया है? किसमें? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से? 2024 की बात हो रही है, बताना है आपको। यहाँ पे सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर दोस्तों सूरत, बी सूरत के द्वारा प्रथम स्थान हासिल किया गया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। ओके, सूरत। देखिए दोस्तों, ये अब आ गया है पहले नंबर पे, बट सोचिए कि ये पहले किस पे था? ये था पहले 13 नंबर पे। कितना बदलाव, कितना सुधार आया है, तो 13 नंबर से पहले नंबर पे पहुंच गया है सूरत, जो कि गुजरात में है। ओके, तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पहला स्थान आया है इसका। इंपॉर्टेंट है। और पहला स्थान कितने देशों में आया है? वो आया है 131, सॉरी देशों नहीं, शहरों में। 131 शहरों में पहला स्थान आया है सूरत का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या होता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का? इसका उद्देश्य होता है कि जो वायु में जो कण होते हैं, जो धूल और कण होते हैं जो वायु में, उसको
30% कम करना है। कितना? 30%। उसको कम करने का उद्देश्य होता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो होता है उसका। उसमें पहला स्थान आया है सूरत का। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में खबरों में रही सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? देखिए दोस्तों, जो भी योजना हो, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, अगर वो हमारी न्यूज़ में होती है तो वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए कौन सी योजना की बात हो रही है? सुकन्या समृद्धि योजना। ये कब शुरू की गई थी आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है। तो कब शुरू हुई थी? बी, 2015 में। कब शुरू हुई थी सुकन्या समृद्धि योजना? 2015 में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये है क्या। देखिए, जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसके लिए अब नए नियम लागू किए गए हैं। वो कब से लागू होंगे? 1 अक्टूबर 2024 से। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है, ये किसके तहत शुरू किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए कि जो 2015 में आया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना आया था 2015 में, उसी के तहत सुकन्या समृद्धि योजना शुरू किया गया था। इसमें क्या प्रावधान है ये भी देख लीजिए। देखिए, 10 वर्ष से जो कम उम्र की जो बालिकाएं होती हैं, उनके लिए खाता खोला जाता है। ठीक है, क्या लिमिट है एज का? 10 वर्ष का। और आप न्यूनतम, कम से कम मतलब मिनिमम 250 रुपये या फिर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए सालाना इसमें जमा कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम 250 रुपये सालाना या फिर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये सालाना जमा करिए। कब तक के लिए? 15 साल के लिए। ओके, और अगर 15 साल के लिए मिनिमम, और अगर मैक्सिमम करना चाहो तो आप 21 साल के लिए, या तो 15 साल के लिए या फिर 21 साल के लिए मैक्सिमम। ओके, 21 साल में ये एकदम बिल्कुल से क्या हो जाएगा? परिपक्व हो जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो जब लड़की आगे चल के 18 वर्ष की हो जाए तो आप क्या कर सकते हो? 50% उसमें से विड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो आराम से, बट सिर्फ और सिर्फ 50%। ओके, चलिए उसके बाद आप एक चीज़ और देख लीजिए कि यहाँ पे ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है, ये किस अधिनियम के द्वारा ये दिया जा रहा है? तो ये दोस्तों आयकर जो अधिनियम है, आयकर का जो अधिनियम है, उसकी जो धारा है 80C, उसके द्वारा ये प्रोवाइड किया जा रहा है सुकन्या समृद्धि योजना। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 80C। ओके, तो यहाँ पे समाप्त हुआ हमारा करंट अफेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जैसा भी आपका रिव्यू हो वो कमेंट करिए। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। एग्ज़ाम का जो आपका प्रोसेस है आप उसको फॉलो करते रहिए। बस डेली का जो टारगेट है उसको फॉलो करते रहिए। हमने जो आपको बताया है वो टास्क पूरा करिए और डेली का शेड्यूल बनाइए, उसको फॉलो करिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।